जय हिंद दोस्तों, आज का ये हमारा क्लास नंबर 26 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गेनी के बारे में। देखिए, रॉबर्ट गेनी जो है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे हम अष्टपदीय अधिगम सोपान का सिद्धांत कहते हैं। चलिए, तो देखिए, रॉबर्ट गेनी के सिद्धांत को हम किस नाम से जान रहे हैं? तो अष्टपदीय अधिगम सोपान का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इनकी एक बुक है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, देखिए, रॉबर्ट गेनी के बारे में जानते हैं। तो रॉबर्ट गेनी ने अधिगम के 8 चरण बताए हैं, जिनमें से प्रत्येक चरण अपने पूर्व चरण से संबंधित होता है। यानी कि इन्होंने क्या किया कि अधिगम को 8 चरण में तो बांटा ही है, लेकिन बताया कि हर एक चरण जो है वह एक दूसरे से संबंधित होता है। यानी कि किसी भी एक चरण की अनुपस्थिति में हम अधिगम के जो भी पूर्णता है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि हमें अगर अधिगम करना है तो सभी चरण से प्रभावित होकर के करना है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से ही हम अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके अधिगम के 8 चरण क्या क्या हैं। देखिए, यहाँ पर जैसा कि चित्र में दिख रहा है अलग अलग कलर पे, तो सबसे पहले जिसे हम सबसे निम्न स्तर यानी कि सबसे पहला अधिगम का स्तर मानते हैं, वो है हमारा संकेत अधिगम। ठीक है, जिसे हम साइन लर्निंग के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर चित्र, प्रतीक, साइन वगैरह कुछ भी रहता है, जिसके माध्यम से बच्चे जो है वह क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन, संकेत के द्वारा हमने सीखा, है ना। फिर हमने जो संकेत सीखा है उसके बाद में यदि कोई उद्दीपक रख दिया जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु रख दिया जा रहा है, तो उस वस्तु को देखकर हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से हम वस्तु को देखकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, अधिगम हो गया। तो दूसरे इस चरण में इन्होंने रखा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को, जिसे हम एसआर लर्निंग के नाम से जानते हैं। एसआर लर्निंग जो है वह थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिल है ना। चलिए आगे देखिए, तीसरे नंबर पर इन्होंने श्रृंखला अधिगम को रखा। तीसरे में क्या रखा है, श्रृंखला अधिगम। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि जो अधिगम होता है वो एक क्रम से होता है। ठीक है, चौथा में बताया है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शब्दों के बंद बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला है पांचवा विभेदन अधिगम, जिसे हम डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग कहते हैं। ठीक है, छठवें नंबर पर क्या है, तो संप्रत्यय अधिगम। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज के प्रति हमारे मन में जो कॉन्सेप्ट बनते हैं या जो भी हमारी अवधारणाएं बनती है, इस प्रकार के अधिगम को हम क्या कह रहे हैं, संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। फिर सातवां है सिद्धांत अधिगम, जिसे हम प्रिंसिपल लर्निंग के नाम से जानते हैं। और लास्ट में रहता है समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके सभी सिद्धांत को। चलिए, तो देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है हमारा संकेत अधिगम, जिसे हम इंग्लिश में साइन लर्निंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह चरण पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो चरण है वो किससे संबंधित है, तो पावलोव से संबंधित है। ठीक है, वही पावलोव है जिन्होंने क्या किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें तर्क वितर्क के बिना, यानी कि हम किसी भी वस्तु के बारे में बिना चर्चा के, है ना, अधिगम करते हैं। कैसे अधिगम करते हैं, तो संकेत, चिन्ह, चित्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का सीखना हमारा क्या कहलाता है, संकेत अधिगम कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए चौराहे पर लगे साइन, यानी कि जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक मिल जाता है मोड़ पे, चौराहे पर, है ना। तो चौराहे पर हम
रेड लाइट को जैसे ही देखते हैं तो क्या कर लेते हैं, रुकते हैं, है ना। तो यहाँ पर रुकना हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से अधिगम हो गया कि हम उस लाइट के प्रति हम क्या कर रहे हैं, रुकने के प्रकार यानी कि रुकना जैसे अनुक्रिया कर रहे हैं। और ग्रीन लाइट जैसे ही जलती है तो क्या करने लग जाते हैं, हम लोग चलने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा संकेत अधिगम हो गया। ठीक है। इसी प्रकार क अक्षर का ज्ञान कबूतर से होता है, यानी कि जैसे ही हम पहाड़ा, जैसे बच्चों को हम पहाड़ा पढ़ाते हैं, है ना, तो पहाड़ा या किसी भी चार्ट से हम जब पढ़ाते हैं तो जैसे कि ए लिखा रहता है तो ए के साथ में एप्पल का चिन्ह बना रहता है, तो हम बच्चे को समझाते हैं कि ए का ज्ञान हमें एप्पल से मिल रहा है ना। इसी प्रकार क का ज्ञान जो है वह कबूतर से मिला, यानी कि क जहाँ पे लिखा है, साइन जहाँ पे क लिखा हुआ है वहाँ पर एक चित्र बना हुआ है कबूतर का, तो कबूतर को देखकर बच्चा समझने लग जाता है कि ये क से हो गया कबूतर, है ना। तो इस प्रकार से जो क अक्षर का ज्ञान है वो कबूतर से रिलेट करके क्या कर दिया, सीखने के अधिगम, यानी कि बच्चे को सिखाया गया। ठीक है। तो इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाएगा, हमारा संकेत अधिगम कहलाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है। जैसे हमने थॉर्नडाइक में पढ़ा है सेम वैसे ही है उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम क्या होता है, जिसे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहते हैं। यह चरण थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई व्यवहार किसी उद्दीपक के प्रति या कारण होता है तो उद्दीपक से उत्पन्न होने वाली अनुक्रिया विशेष प्रकार से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि हम कोई भी उद्दीपक के प्रति क्या करते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए देखते हैं कि विद्यालय की घंटी बजते ही सड़क पर चल रहे छात्र दौड़कर विद्यालय में चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वह मध्य अवकाश में बाहर घूमते रहते हैं या फिर सड़क में कुछ खाने के लिए चले जाते हैं, और जैसे ही विद्यालय की घंटी बजती है तो बच्चे क्या समझ जाते हैं कि अब घंटी बज गई है, पीरियड चालू होने वाला है, तो हमें विद्यालय जाना चाहिए। तो घंटी के प्रति, है ना, तो घंटी का जो घंटी क्या हो गया, उस बच्चे के लिए उद्दीपक का काम किया, और उद्दीपक के बजते ही बच्चों ने क्या अनुक्रिया किया, तो विद्यालय की ओर जाना यानी कि दौड़ने की अनुक्रिया यहाँ पर की है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, जो दूसरा चरण होता है, इसी चरण में चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगला है हमारा तीसरा जिसे हम चैन लर्निंग यानी कि श्रृंखला अधिगम के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको एक श्रृंखला में पूरा करना होता है, यानी कि मनुष्य जीवन या किसी भी प्राणी के लिए, है ना, कुछ ऐसे व्यवहार आ जाते हैं जो किसी श्रृंखला के प्रति हमें विवश कर देते हैं कि उसे हम श्रृंखला में ही सीख सकते हैं। ठीक है। यानी कि वो श्रृंखला में ही सीखना हमारे लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। यह चरण जो है वह गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। गुथरी के सिद्धांत को हमने पढ़ लिया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है श्रृंखला अधिगम। जैसे कि हमने वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त करना है तो हम क के बाद में क्या देखते हैं, ख देखते हैं, फिर ग देखते हैं, फिर घ देखते हैं, फिर अंग देखते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा श्रृंखला अधिगम हो गया, यानी कि एक के बाद हम एक को ही सीख सकते हैं, यानी कि क के बाद ही हम कहाँ तक जा सकते हैं, ख तक जा सकते हैं, ख के बाद ही हम ग में जाएंगे, ग के बाद ही हम किसमें जाएंगे, घ में जाएंगे। तो ये हो गया हमारा श्रृंखला अधिगम। ऐसे ही हमारे गिनती का ज्ञान भी श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत आता है। अब जो श्रृंखला अधिगम है, क्या वो केवल ऐसे ही क ख ग घ या फिर 1 2 3 4, ये तो केवल पढ़े लिखों के लिए हो गया, है ना। तो देखिए श्रृंखला अधिगम जो है वह दो प्रकार से हो सकता है। पहला है शाब्दिक श्रृंखला अधिगम जो पढ़े लिखों के लिए होता है, और दूसरा है अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम यानी कि अनपढ़ व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट। देखिए चौथा चरण क्या है रॉबर्ट गेने का। तो रॉबर्ट गेने का जो चौथा चरण है वो है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, जिसे हम वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग के नाम से जानते हैं। अब जो साहचर्य है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है तालमेल बैठाना, यानी कि किसी भी
उद्दीपक के प्रति या अनुक्रिया के प्रति हमें क्या बिठाना है, तालमेल बिठाना है। तो ये क्या बता रहा है कि जब हमारा व्यवहार शब्दों को याद करने, स्मरण करने एवं रटने पर हो तो वह साहचर्य अधिगम होगा। ठीक है, जैसे कि कविता याद करने के लिए कविता की पंक्ति को रटना हमारा क्या हो गया, साहचर्य अधिगम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लय है, तुक है ना, गति है, इन सब से हम क्या बिठाते हैं, तालमेल बिठाते हैं। तो इस प्रकार का जो अधिगम है वो क्या होगा, हमारा शाब्दिक साहचर्य अधिगम होगा। शाब्दिक किसके लिए होता है, पढ़े लिखों के लिए, है ना। तो पढ़े लिखों के लिए है शाब्दिक, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, कविता। क्योंकि कविता को कौन पढ़ेगा, जो पढ़ा लिखा है वही पढ़ पाएगा, है ना। जो पढ़ना लिखना जानता है वही पढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग पांचवा। देखिए पांचवा पॉइंट है विभेदन अधिगम, जिसे हम डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विभेद हो रहा है। जब व्यक्ति या बालक के सामने दो या दो से अधिक उद्दीपक उपस्थित होते हैं तो उनमें अंतर करना ही क्या कहलाता है, विभेद कहलाता है। यानी कि दो ऐसे उद्दीपक रख दिए जाए जो कि एक समान दिखाई देने लगे, यानी कि कोई एक ऐसा अधिगम है और एक इस प्रकार से अधिगम है। अब दोनों ही क्या है, लगभग समान है ना। तो इन दोनों के केवल गुणों को देखकर हम क्या करते हैं, उसमें अलग अलग पहचान करते हैं। यानी कि उद्दीपक को जब हम अलग अलग कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा विभेदन कहलाता है, विभेद कहलाता है। यानी कि उनको अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, विभेदन कहलाता है। तो यहाँ पर जो अधिगम होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विभेदन अधिगम कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए नमक और शक्कर में अंतर करना ही क्या कहलाता है, विभेद करना कहलाता है। चलिए अगला है हमारा छठवां पॉइंट। देखिए छठवां पॉइंट क्या है, संप्रत्यय अधिगम यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या है, जब कोई व्यवहार किसी विचार के उन्नत होने से उत्पन्न होता है तो संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी विचार है, जैसे कि कोई, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि सोना है या फिर आयोडीन है, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, यहाँ पर हमारे आवर्त सारणी के एक प्रकार के तत्व हैं, है ना। सोने को हम चमकदार वस्तु के नाम से जानते हैं, यानी कि यह एक चमकता हुआ है। तो आयोडीन भी तो चमकता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, सोना और जो आयोडीन है, नमक है, तो दोनों में हमने विभेद नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक धातु के अंतर्गत आता है और दूसरा किसके अंतर्गत आता है, अधातु के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि जो धातु होता है वो हमारे लिए क्या हो, धातु और जो चमकदार है उसे हमने क्या कह दिया, सोना कह दिया। ठीक है, और जो अधातु है और चमकदार है उसे हमने क्या कह दिया, आयोडीन कह दिया। तो इस प्रकार से आयोडीन और सोने में हमने क्या कर लिया, धारणा बना लिया है कि जो चमकदार भी होता है और धातु भी होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, सोना कह रहे हैं। और जो चमकदार है लेकिन अधातु है उसे हम क्या कह रहे हैं, आयोडीन कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं बन जाती है। यानी कि धातु के कॉन्सेप्ट से सभी चमकदार वस्तुएं धातु नहीं होती है। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, दोनों में विभेद कर लिया है। ठीक है, और अवधारणाएं बना ली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा 7वां नंबर पॉइंट, जिसे हम सिद्धांत अधिगम यानी कि प्रिंसिपल लर्निंग के नाम से जानते हैं। ऐसे व्यवहार जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो हम उससे बनने वाले जो पानी है ना, तो उससे जो बनने वाले जो पानी के सूत्र है उसकी अवधारणा को हम नहीं समझ सकते हैं ना, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। अगर हमें पानी की कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले हमें जो H है, O है, यानी कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बारे में हमें सबसे पहले जानना आवश्यक है कि हाइड्रोजन होता क्या है, ऑक्सीजन होता क्या है ना। फिर हम क्या आएंगे, H2O के बारे में आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत है। ठीक है,
सिद्धांत या सूत्र के रूप में जो प्रस्तुत होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत लर्निंग या फिर प्रिंसिपल लर्निंग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा लास्ट, जिसे हम समस्या समाधान कहते हैं। चलिए देखिए 8वां पॉइंट क्या है, समस्या समाधान, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। यह चरण गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि देखिए जहाँ पर समस्या है, जहाँ पर सोचना है, जहाँ पर सूझ हमें देखना है, वो क्या हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है ना। तो इसमें व्यक्ति या बालक कैसे सीखता है, व्यक्ति या बालक के सामने अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो उसके लिए क्या होने चाहिए, उसमें सोचने की क्षमता होनी आवश्यक है ना, तभी तो वह क्या कर पाएगा, उस समस्या को हल कर पाएगा। ठीक है, तो किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें उच्च मानसिक क्षमता यानी कि उच्च मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है, जिससे हम किसी समस्या का समाधान कर पाएं। तो इस प्रकार से जो लर्निंग होगा उसे हम क्या कहेंगे, समस्या समाधान लर्निंग कहेंगे, यानी कि समस्या समाधान अधिगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे रॉबर्ट गेने के 8 प्रकार के अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के नियम, चरण। चलिए, तो ये था हमारा रॉबर्ट गेने के 8 चरण। ठीक है, अब हम आगे कुछ और जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हम यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो संज्ञानवादी है ना, वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत लिंडग्रेन ने 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र बताए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है शिक्षार्थी, यानी कि अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में अगर कोई स्पेशल यानी कि विशेष क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले जो होगा वो हमारा है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी के बाद में जो सीखने की प्रक्रिया है वो होती है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं सीखने की स्थिति, चौथे नंबर पे आता है मापन एवं मूल्यांकन, और 5वें नंबर पे आता है निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, जिसमें से यदि केंद्रीय क्षेत्र के बारे में यदि पूछेगा तो केंद्रीय क्षेत्र क्या होता है, केंद्रीय क्षेत्र, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र अगर शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु पूछेगा तो केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा शिक्षार्थी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र बिंदु। ठीक है, लेकिन केंद्रीय क्षेत्र पूछेगा तो क्या आएगा, हमारा सीखने की परिस्थिति। तो ये था हमारा संज्ञानवादी के सिद्धांत। ठीक है, अब हम कुछ और जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि अब अलग है ना। यहाँ से हमारा जो अधिगम के बारे में जो हमने पढ़ा है, एक तो व्यवहारवादी, दूसरा है संज्ञानवादी, है ना। तो हमने व्यवहारवादी संज्ञानवादी दोनों को पढ़ लिया है यहाँ से कंप्लीट। ठीक है, चलिए धन्यवाद।